आज हम पढ़ेंगे क्लास +1 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के से फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जब हमने मॉडल ऑफ एटम स्टडी किए थे, सबसे पहले हमने स्टडी किया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग क्या कहता है, थॉमसन प्रपोज करता है कि जो एटम है वो उसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, तो बट क्या होता है, वो बहुत सारी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उसका कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारे पास आता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है उसने क्या किया था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था गोल्ड फॉइल के ऊपर। उसने क्या किया था, गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल स्कैटर करवाए थे और उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी, उन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उसने एक मॉडल प्रपोज किया। उसने क्या कहा, जो एटम है उसके अंदर क्या होता है, जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का सारा, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर यानी ऑर्बिट्स के अंदर, एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स है उनके अंदर क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, बट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड पॉजिटिव चार्ज, बट वो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सबसे पहले वो स्टेबिलिटी को नहीं बता पाता कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले। ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो वो क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ, और जो इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते हैं, ठीक है, और उनके पास क्या है, वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, जब यहाँ पर मूव करेगा तो उसकी डायरेक्शन नहीं होगी, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो उसमें क्या होती है, जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो क्या होता रहता है, एक्सीलरेट होता रहता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हो रहा है, और रेडिएशन थ्योरी मैक्सवेल्स के सामने स्टडी की थी, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड है वो मूव करता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करता रहे, यानी कि जब इसके अंदर से रेडिएशन रिलीज होगी तो इसका मतलब इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, और इसकी एनर्जी डिक्रीज होते होते क्या हो, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा था पहले, ठीक है, इसकी एनर्जी डिक्रीज होते होते क्या हो, इतनी डिक्रीज हो जाए कि अल्टीमेटली क्या हो, इलेक्ट्रॉन जो है हमारे जो न्यूक्लियस है इसके अंदर ही आ जाए। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो गए तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो हमारा एटम था वो तो कोलैप्स हो जाएगा, एटम नहीं रहेगा। यानी कि जो हमारा एटम हमने मॉडल प्रपोज किया था उसके अकॉर्डिंग तो एटम जो कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ इसके अंदर डिफेक्ट है। तो क्या यही है, इसको लिखना कैसे एक बार ये देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिट के अंदर विद कॉन्स्टेंट स्पीड, बट एज इट्स डायरेक्शन चेंजेस द वेलोसिटी आल्सो चेंजेस। ठीक है, जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज होती है वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है। द वेलोसिटी इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है। According to radiation theory, the charged particle when accelerated must emit energy as electromagnetic radiation। इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करना चाहिए, रेडिएशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सीलरेट होता है, उसको क्या करना चाहिए कि वो एनर्जी को एमिट करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। ठीक है, सो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मस्ट लूज एनर्जी कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो लॉस एनर्जी का every revolution of the electron around the nucleus must bring it closer to the nucleus। तो जो लॉस एनर्जी का उसकी वजह से क्या होता है, जैसे एनर्जी का लॉस होता जाएगा, इसका जो ऑर्बिट का पाथ है वो कम होता जाएगा, जैसे जैसे ऑर्बिट का पाथ डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक बार इतना कम हो जाएगा कि वो डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाए। ठीक है, तो लॉस ऑफ एनर्जी इन एवरी रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस मस्ट ब्रिंग इट क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन मस्ट अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस बाय द फॉलोइंग स्पाइरल पाथ। इसका मतलब क्या है कि जो इतना क्लोज आ जाए न्यूक्लियस का कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एटम था वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो गया, एटम नहीं रहा। जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज दोनों मिक्स हो गए तो उसके बाद क्या, वहां पर तो इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं। तो ये क्या था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि वो स्टेबिलिटी को ही नहीं एक्सप्लेन कर पाया। उसने कहा कि हाँ ऐसा कुछ होता है, बट वो उसको नहीं बताया ऐसा क्यों होता है और उसका रीजन क्या है, वो सब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद सेकंड क्या डिफेक्ट था कि जो रदरफोर्ड मॉडल है कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। हमने लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा था। जो लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन कहता है कि जब हम स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन गैसेस एटम का स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लाइंस की फॉर्म में मिलता है, लाइमन, बालमन, पास्चन, ब्रैकेट, पिफन, ये सब हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो ये क्या है कि जो हमने अभी स्टडी किया है कि जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं।
ठीक है। रेडिएशन जो है वो हमने भी पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली एक्सीलरेट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, लॉस करते हैं एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, जब वो कॉन्टिन्यूस एनर्जी का लॉस करते हैं, रेडिएशन हमें कॉन्टिन्यूस मिल रही है, तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है लॉस करते हैं एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को लूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, जो हमें स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन एटम के लिए भी वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को लूज करेंगे। अगर वो एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली लूज कर रहे हैं तो इसका मतलब जो हमारे पास स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन एटम का वो भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। बट जब हम एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं इसके स्पेक्ट्रा को तो हमें क्या मिलता है, डिसकॉन्टिन्यूस मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इस डिसकॉन्टिन्यूस क्यों मिलता है इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ये भी इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और ना ये इसकी स्ट्रक्चर की कैसी होती है, जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वहाँ क्या क्या है, उस टाइम वो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं किया था, तो वो सब इन चीजों को इंक्लूड नहीं कर पाता। तो ये क्या है, इसके ड्रॉबैक्स है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर।